अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की, जो कि हमने अभी एरिया के जरिए मैंने आपको बताया था ना कि एरिया जो होता है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखिए, पहली बात ये है कि हमने ये पढ़ा कि जो किसी भी कैपेसिटर के अंदर यानी कैपेसिटर के बारे में हमने ये पढ़ा कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर होती है, इस चीज को अब हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो और वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी ये भी। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो वो होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल ऐसी है कि जब हम अगले चैप्टर पे जाएंगे तो वहां पर एक डिवाइस होती है जिसे इंडक्टर कहते हैं। जैसे ये कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसी तरह से इंडक्टर भी एक डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस चीज को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी। एंड वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो आप क्या करें, स्विच ऑन करें, ये की को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जब मैंने की को कनेक्ट किया तो कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और क्यों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, और ट्रेवल करके ये इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट। और जब ये दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो एक प्लेट पर क्यू के पॉजिटिव की तादाद बढ़ जाती है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव की तादाद बढ़ जाती है। इसी वजह से एक प्लेट को हम कहते हैं ये है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। और क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब इन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता है जितना पोटेंशियल किसका होता है, बैटरी का होता है। इसका मतलब कि जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं इस प्लेट से निकाल के लेकर जा रहा हूं, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। क्यों, मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये बात पढ़ी थी कि जब कभी भी आप किसी चार्ज पे वर्क करते हैं तो वो वर्क कब होता है, जब आप उसको अगेंस्ट द फील्ड क्या कर रहे होते हैं, मूव। अब अगेंस्ट फील्ड क्या है, ये जो प्लेट है पॉजिटिव, क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास से इजीली जाने देगी? वो तो हाँ। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो अगर मैं इस नेगेटिव को दूर लेके जा रहा हूं तो क्या मैं वर्क नहीं कर रहा इसके ऊपर, मुझे तो वर्क करना है, यस। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन हिलेगा यहां से। अच्छा, दूसरी तरफ ये बात है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, प्लेट पर है नेगेटिव चार्ज, क्या ये प्लेट इन नेगेटिव को इजीली एक्सेप्ट कर लेगी? वो तो इसे रिपेल ट्रिपल। करेगी कि ना बैठे। तो अगेन मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो वर्क। जो मैं वर्क कर रहा हूं वो वर्क क्या है, एनर्जी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो भी आप वर्क करते हैं, किस पर, इलेक्ट्रिक चार्ज पर, वर्क डन टू स्टोर वर्क डन टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, वो एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड होता है किसमें, कैपेसिटर में। ठीक है, वो इक्वल होता है किसके, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये तो वही बात नहीं हो गई कि अगर आप किसी बॉडी को ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे लेकर जाएं, तो जब फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने के लिए वर्क कम करना पड़ेगा, सेकंड फ्लोर पे ले जाने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये है वन, ये है टू, ये है थ्री। इस बॉल को मैं फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना चाहता हूं, तो फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए वर्क करूंगा। वो वर्क इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैं अगर इसको सेकंड फ्लोर पे लेके जाऊं तो सेकंड फ्लोर के लिए पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्क भी तो ज्यादा करना है। फिर थर्ड डबल। फ्लोर के लिए मुझे क्या करना है, तो इसका ट्रिपल। मतलब ये हो गया, हाँ ट्रिपल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क जाया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वर्क एनर्जी है और वो एनर्जी स्टोर्ड है किसमें,
कैपेसिटर में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते हैं चार्ज को वर्क डन करा के। अच्छा, अब यहां पर एक बात है कि जब ये सर्किट ऑन हुआ, यानी कि सर्किट को आपने ओपन रखा हुआ था, ओपन का मतलब ये है कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ओपन सर्किट में जो Q की वैल्यू है वो क्या है, 0। अगर Q 0 है तो मुझे बताएं, क्या पोटेंशियल 0 नहीं होगा? क्योंकि Q और V आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ये देखें फार्मूला लिखा हुआ है। तो अगर यस Q 0 है, क्योंकि चार्ज स्टोर ही नहीं हुआ, तो फिर पोटेंशियल किस बात का? तो पोटेंशियल भी नहीं होगा। और ये पोटेंशियल कौन सा है? ये बैटरी के दरमियान, ये कैपेसिटर के दरमियान का पोटेंशियल है। जब चार्जेस ही प्लेट के दरमियान स्टोर नहीं हुए तो पोटेंशियल कैसा आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो तब क्रिएट होता है ना जब चार्ज फ्लो करके दूसरी प्लेट पे चला जाता है। ठीक है, फिर क्या है? यस अगली बात, अगर मैं सर्किट को क्लोज करूंगा, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब अब आपने की को क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। अब की अगर कनेक्टेड है तो इसका मतलब यहां पर अब आपके पास जो Q की वैल्यू है वो 0 से बढ़कर क्या हो जाएगी, कैपिटल Q। इसका मतलब जो पहले वैल्यू 0 थी, अब वो 0 से बढ़ के चार्ज क्या होगा, स्टोर। उसे मैंने कह दिया वो Q चार्ज है। तो मुझे बताएं, जब Q बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा, और पोटेंशियल 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q और V आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल। अब अगर मैं ये कहूं कि इनका एवरेज पोटेंशियल क्या होगा, तो एवरेज पोटेंशियल क्या होगा? इनिशियल था पोटेंशियल 0, फिर पोटेंशियल हो गया V, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसे हम लिखेंगे V/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर को चार्ज करने में जो एवरेज पोटेंशियल होगा, उस एवरेज पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे, V/2। ठीक है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट पर तो पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल क्या है, 0, जब चार्ज नहीं हुआ। फाइनल पोटेंशियल क्या है, V, जब चार्ज हो गया। तो दोनों के दरमियान में एवरेज क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें, V/2 आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, एवरेज पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर इसकी आती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे मैंने आपको एरिया निकालना सिखाया कि किस तरह से आप एरिया के जरिए क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कैपेसिटर की एनर्जी। ठीक है ना? तो यहां पर भी सबसे पहले मैं इसका फार्मूला इस तरह लिखूंगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इक्वल होता है किसके, हाफ Q V के। ठीक है ना? यही मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पिछले वाले टॉपिक के अंदर बताई थी ना, कि ये जो हाफ Q V है किस तरह से आया, कि आपने एरिया फाइंड आउट किया था किसका, Q/V के ग्राफ का, हाफ QV। तो अगर मैं यहां पर दोबारा से ड्रॉ करूं तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यहां पे जो आपके पास एरिया है, ये देखें, ये हमारे पास है V और ये है Q। तो अगर मैं इसके अंदर एक स्लोप ड्रॉ करूं तो इस स्लोप का जो एरिया है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है ना? ये एंगल है थीटा। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि यहां पर जो एरिया होगा वो होगा हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना? यही है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया अगर मैं निकालता हूं हाफ, बेस किसके बराबर है, वो है Q के, और हाइट किसके बराबर है, वो है V के। तो ये हो गया हाफ QV। तो देखें, ये जो हाफ QV है, ये एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और यही मैंने यहां पर लिख दिया, ये देखें, ये लिखा हुआ U इज इक्वल्स टू हाफ QV। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये बात आ गई कि ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अच्छा, और ये बात है कि ये बात हमें पता कैसे चली कि ये एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है, यानी कि ये कैसे पता चले कि ये वाकई में एनर्जी है? तो देखिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं किस तरह से पता चला। Q और V की जरा यूनिट पढ़े। Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। कूलम वोल्ट किसके बराबर होता है? तो चले फार्मूला याद करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। याद है? पिछला टॉपिक हमने यही पढ़ा। तो मुझे बताएं, Q को V से जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या W नहीं आ जाता? और W क्या है, एनर्जी है। तो मुझे बताएं, यहां पर जो QV मैंने लिखा, ये QV किसके बराबर है, जॉल्स के। और जॉल्स को किस में मेजर करते हैं, जॉल्स एनर्जी में मेजर होती है। इस तरह हमें पता चला कि जो एरिया है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है,
तो जब कभी भी आप किसी ग्राफ के एरिया को फाइंड आउट करते हैं तो उस एरिया की डायमेंशन को देख के आपको क्वांटिटी का पता चल जाता है कि वो क्वांटिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी। ओके सर। अच्छा, अब मैथमेटिकल रिलेशन में एक रिलेशन हो गया। अगला रिलेशन देखिए, ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज क्यू, इस चार्ज को मैं लिख सकता हूं एन ई। अब एन ई क्या है? किसी भी मटेरियल में या किसी भी कंडक्टर के अंदर ई तो चार्ज है हर पार्टिकल का, लेकिन कितने नंबर ऑफ चार्जेस है वो कौन शो करता है? कैपिटल एन। इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को मैं एक और भी फॉर्म में लिख सकता हूं, और वो फॉर्म क्या है? U इज इक्वल्स टू, तो इस Q की जगह को आप क्या लिख दें? एन ई। तो मुझे बताएं क्या फार्मूला बन जाएगा? हाफ एन ई वी। ये भी फार्मूला किसका? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। ठीक है, ये हो गया दूसरा फार्मूला। अच्छा, अब हर फार्मूले की अपनी एक यूनिकनेस है। अगर पेपर के अंदर आपको वो चार्ज के बजाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दे तो भी आप एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये फार्मूला आपको ड्राइव करके दे दिया। तीसरा, मुझे बताएं, क्या हमने ये बात नहीं पढ़ी कि Q बराबर होता है CV के? कैपेसिटर के टॉपिक में पढ़ा है ना, C बराबर होता है Q अपॉन V के। तो Q किसके बराबर हो गया? CV के। अब जरा देखें, इस Q को उठा के पुट कर दें इस फार्मूले में दोबारा, तो U का एक और फार्मूला बन जाएगा, और वो क्या होगा? हाफ Q की जगह क्या लिखोगे? CV, और पहले से भी तो V लिखा हुआ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का एक और फार्मूला बन गया, और वो क्या है? CV स्क्वायर। अब ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल गिवन होगा, तो आप एनर्जी स्टोर्ड इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये डिपेंड करेगा कि आपको डेटा क्या गिवन है, उस डेटा के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? क्यू की वैल्यू या एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक और चीज, अगर मैं इस फार्मूले को रीअरेंज करूं, और इस फार्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। हाँ जी, बताएं मुझे, ये बात सही है कि मैंने क्या किया? C मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू के नीचे क्या हो गया? डिवाइड। अब आपने क्या करना है? इस V को उठा के पुट करना है किस जगह पर? इस V को उठा के पुट करना है आपने इस जगह पर। तो मुझे बताएं अब क्या फार्मूला बन जाएगा? अब हो जाएगा U इज इक्वल्स टू हाफ Q, और V की जगह क्या लिखना है? Q अपॉन सी। Q और Q आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल फार्मूला, जिसमें आप देखें हर एक की एक यूनिकनेस है। और वो क्या है? पहले फार्मूले में आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आपको चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो। दूसरा फार्मूला तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल और पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो। तीसरा फार्मूला जो कि ब्लू से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, वो आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो। और चौथा फार्मूला आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपको चार्ज और कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन। ठीक है ना? तो हर एक की एक यूनिकनेस है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको एग्जाम के अंदर क्या डेटा दिया जाता है और आपसे एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो आपको ये चारों फार्मूले जो है याद रखें, और चारों फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला याद रखें, और वो मेन फार्मूला ये है। और ये फार्मूला कैसे निकला? एरिया से। किसका एरिया हमने पढ़ा था? चार्ज का और पोटेंशियल का। और ये एरिया हमने कैसे बनाया था? क्योंकि हमने पढ़ा था क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वी के। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास क्या, कि कैसे आप एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशन से, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, और वो ये है कि देखें, जो एनर्जी डेंसिटी का, सॉरी एनर्जी है, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया, वो था हाफ Q इंटू वी। कल ये फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया, जो कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किया था। ये देख लें, ऊपर आपके सामने मौजूद है। एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर है? हाफ Q इंटू वी के। अब इस Q इंटू वी को अगर मैं इस तरह से सॉल्व करूं कि हमें पता है कि Q की जो वैल्यू है वो क्या होती है? Q बराबर होता है CV के, एंड जो V है वो किसके बराबर है? वो है ED के। ठीक है ना? हमने दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट किया था? अगर मैं आपको याद कराऊं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि हमने ये इस तरह से पढ़ा था, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल को कैलकुलेट करूं तो पोटेंशियल आर के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। उसी को मैंने क्या लिखा है? डी। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब अगर आप सोचें कि इस क्यू की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूं,
और इस V की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो जो एनर्जी होगी वो क्या निकल आएगी, उसे मैं लिखूंगा हाफ, Q की जगह क्या आ गया CV, और V की जगह क्या आ गया ED। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप ये दो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, C जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और वो कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी। तो इस चीज को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे, और बल्कि मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, ताकि चीजें जो है वो इजी हो जाए हमें समझने में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि U इज इक्वल्स टू 1/2, Q की जगह लिख देते हैं CV, और ये V से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। अब मैं ये करता हूं, C और V की जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूं। C क्या है, कैपेसिटेंस बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D के, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था, और पोटेंशियल किसके बराबर है, ED के। अब हम क्या करते हैं, इन जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ C की जगह आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और V की जगह क्या आ जाएगा, ED, और ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ, स्क्वायरिंग अगर इसके अंदर कर दूं तो इक्वेशन बन जाएगी हाफ ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां पर ये डी और ये स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल। तो जो एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डी, क्योंकि स्क्वायर खत्म हो गया तो ये क्या बचा, डी। अब देखें, एक फार्मूला हमने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बना लिया, एनर्जी स्टोर्ड का ये फार्मूला बना लिया, और इस फार्मूले को मैं लिख देता हूं कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड की अगर बात करें तो वो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो यहां पर आपको देखें नजर आ रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पर आ रहा है ना ई स्क्वायर। बाकी एरिया, डिस्टेंस, एप्सिलॉन नॉट सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बात प्रूव हो गई, जो कि हमने स्टेटमेंट लिखी थी सबसे पहले, कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्वेशन से यहाँ नजर आ रहा है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब एनर्जी स्टोर्ड का एक और फार्मूला बन गया जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कैसे लिखूंगा, मैं लिखता हूं ए एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ जाएगा ई स्क्वायर, और ये हो गया डी। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और फिर जैसा कि हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस ई की जगह पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दूं, तो जो एनर्जी है वो इस तरह भी लिखी जा सकती है, ए एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी। अब ये एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल। तो फिर एनर्जी इक्वल हो जाएगी हाफ सिग्मा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मैं लिख देता हूँ हाफ सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ए और डी को मैं एक साथ लिख देता हूँ, क्योंकि ए और डी मिलकर क्या बनाते हैं, वॉल्यूम बनाते हैं। अब जरा देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी डेंसिटी के दो और फार्मूले हमने यहां से ड्राइव कर लिए, और ये दोनों फार्मूलों की सिग्निफिकेंस अलग अलग है। क्या कि एक फार्मूला जो है वो आपको बता रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा फार्मूला क्या बता रहा है, दूसरा फार्मूला आपको रिलेशन बता रहा है एनर्जी डेंसिटी का, किसके साथ, चार्ज डेंसिटी के साथ। तो प्लेट पर जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ही तो ज्यादा एनर्जी होगी ना। तो आप देखें, ये डिफरेंट फार्मूले डिफरेंट फॉर्म्स में इसलिए लिखे गए हैं कि अगर आपको एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, वो आपको डेटा देता है, उस डेटा के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला इधर लगना चाहिए। तो ये हर फॉर्म में आपको एनर्जी डेंसिटी मैंने प्रूव करके दे दी। अब आते हैं एनर्जी डेंसिटी पर। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने आपको ये बात सिखाई है कि जब कभी भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ, एरिया और वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं उसे डेंसिटी कहते हैं। अब यहां पर वो चीज डिवाइड कौन हो रही है, एनर्जी। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम में
कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। लिखेंगे कैसे, तो मैं लिखता हूं U प्राइम इज इक्वल्स टू, ये है एनर्जी डिवाइडेड बाय डेंसिटी है वॉल्यूम। इसे मैं लिख देता हूं एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम। अच्छा, अब एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ये रहा, इसको अगर मैं उठा के पुट कर दूं एनर्जी की जगह पर, तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी कैसे, तो देखें यहां पर मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैंने ए डी को एक साथ लिख दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब जरा देखें ये जो ए डी लिखा हुआ है, ये ए डी भी तो वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और डी, ये क्या होता है, वॉल्यूम। तो आप देखें ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फिर आपके पास एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। और आप देख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी भी किस पर डिपेंड कर रही है, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन बन जाएगा ना यहाँ से कि एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप इसको इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों रिलेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी को। तो आप देखें ये हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी दोनों क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, और दोनों चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर में वो इन द फॉर्म ऑफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है चार्ज पर। जितने ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी। ये सारे आपस में क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। अब आते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई उसी को अगर थोड़ा सा और इसके अंदर सॉल्व कर लें, तो देखिए मैंने आपको बताया कि क्यू वी का जो ग्राफ है उसका जो एरिया है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी स्टोर्ड की, ठीक है ना। तो यहां पर तो मैं यही लिख सकता हूं कि एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल होता है किसके, हाफ बेस इनटू हाइट के। और बेस इनटू हाइट को हम किस तरह से लिखते थे, हाफ क्यू इनटू वी। अब अगले ग्राफ में देखें कि उस ग्राफ के अंदर मैं ये शो कर सकता हूं कि ग्राफिकली भी हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, कम होगी। और मैं इस ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करता हूं इस तरह से कि देखें तीन डिफरेंट स्लोप्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला स्लोप मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं ये, ठीक है। दूसरा मैं स्लोप ड्रॉ करता हूं ग्रीन से, और तीसरा मैं स्लोप ड्रॉ करता हूं ब्लू से, ठीक है। अब जरा देखें कि जो मैंने पिंक से ड्रॉ किया है स्लोप, फिर मैंने जो ग्रीन से स्लोप ड्रॉ किया है, और फिर मैंने जो ब्लू से स्लोप ड्रॉ की, इन सब में अगर एरिया की बात की जाए कि किसका एरिया ज्यादा होगा, तो मैं इनको नंबरिंग कर देता हूं कि ये जो आपके पास है ये है ए, ये है बी और ये है सी। बिल्कुल ब्लू का एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है, पिंक का एरिया सबसे कम है। और मैंने आपको बताया कि ये जो ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो एक्चुअली किसके बारे में बताता है, एनर्जी स्टोर्ड के। तो क्या हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी ये देखकर बता सकते हैं ना कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी कैपेसिटर के अंदर, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड के बारे में बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ब्लू का एरिया जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए आपके पास कैपेसिटर है उसकी एनर्जी स्टोर्ड बी के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। और देखिए मैं इस बात को इस तरह लिख सकता हूं, यू ए एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन यू बी, एंड यू बी इज ग्रेटर देन यू सी। क्लियर है ना बात, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, अगर इस ग्राफ को उल्टा करके बना दे, उल्टे से क्या बना दे कि अब आपने v को कहां रख दिया, y एक्सिस पर, और x को कहां रख दिया, q पर, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो एरिया है अभी भी अंडर द कर्व वो यही आएगा जो कि अलोंग होगा किसके, वोल्टेज के। तो यहां पर जो एरिया है वो अगेन किसके बराबर आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो आप हाइट इंटू बेस कर लोगे तो कौन सा फार्मूला चेंज हो जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा। तो इसका मतलब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से रिवर्स हो जाती है तो आपने परेशान नहीं होना। क्यों, क्योंकि आपने एरिया निकालना किसके अगेंस्ट है, आपने वोल्टेज के अगेंस्ट एरिया फाइंड आउट करना है। तो जिस जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें,
और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।